क्या हमारी हैंड राइटिंग अच्छी है? यू आर बिकम एन आइडियोलॉजी फॉर योर सोसाइटी। और जुडिशरी के फील्ड में भी पहली वीडियो होगी वो कोई किसी कोचिंग में बताते हैं। पढ़ ले देख, फलाने का लड़का पढ़ के जज बन गया, फलाने का लड़का पढ़ के अधिकारी बन गया, फलाने का पुलिस में चला गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स के एग्जाम्पल दे सकता हूं जिनका सिलेक्शन केवल और केवल इस वजह से नहीं हो पा रहा है। अब टू एंड डाई एनी हाउ मैं जज बनूंगा, विच इज द मेजर 4 पिलर्स। अब सिलेबस पढ़ने के बाद आपको अपने आप से क्वेश्चन करने हैं और ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। स्थिति ऐसी है कि हम टेंशन में आने लगते हैं। यू शुड गो टू एनी कोर्ट एंड कचहरी। प्यारे साथियों नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र। आप लोग देख रहे हैं टारगेट फॉर आईक्यू। ये वीडियो उन सभी साथियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं परंतु टाइम मैनेजमेंट उनका नहीं हो पा रहा है। और ऐसे साथियों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वीडियो है जो अभी जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं परंतु उन्हें कुछ भी अभी इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है। कैसे तैयारी करनी है, कैसे शुरुआत करनी है, किन किन पैरामीटर्स पर ध्यान रखना है, किन बातों को फॉलो करना है, किन को फॉलो नहीं करना है। तो इस वीडियो में हम लोग ढेर सारी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ टाइम मैनेजमेंट के जीएस पेपर, लॉ पेपर और लैंग्वेज पेपर को कितना टाइम दे सकते हैं, कितने घंटे की तैयारी कर कर आप जज बन सकते हैं, अपने सपने को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमें एज ए जुडिशरी एस्पिरेंट्स पढ़ने और लिखने के अलावा किन किन बातों पर और ध्यान देना है जो हमारी पढ़ाई और लिखाई के साथ साथ हमारे लिए अत्यंत उपयोगी हैं हमारे सपने को प्राप्त करने के लिए। चलिए, जितने साथी पहली बार चैनल पे आए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें। और इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप हमारे वीडियो में दिए गए नंबर्स और डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे कॉल या व्हाट्सएप करके क्वेरी ले सकते हैं। अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी रख सकते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में मैं बहुत सारी चर्चा आप लोगों के साथ जो है वो करने वाला हूँ। द टाइम मैनेजमेंट टू बिकम ए जज को लेकर टाइटल है, उसको लेकर ही हम लोग चर्चा करेंगे। और चर्चा किसी भी चीज की हो तो चर्चा एक रणनीति के तहत होती है बच्चों। उसमें रणनीति बेहद इंपॉर्टेंट रोल जो है करती है। पहले क्या होता था कि आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले इतनी रणनीति बनाकर भी परेशानी नहीं होती थी। बिना रणनीति के भी आप ट्रेडिशनली तैयारी करो, आप सेलेक्टेड हो जाते थे। लेकिन अब जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे एस्पिरेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि हमें यूनिक और बेस्ट, एक शार्प, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी हमें बनानी पड़ती है। और ये स्ट्रेटजी हर स्टूडेंट्स की परिस्थितियां, उसकी बैकग्राउंड और उसकी कंडीशन के आधार पर होती है। और उन्हीं परिस्थितियों, उन्हीं कंडीशन, उन्हीं सर्कमटेंस के आधार पर रणनीति डिसाइड की जाती है। मैं कुछ आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कुछ चीज़ों को लेकर जो है वो हेल्प करने वाला हूँ। सबसे पहले किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए आपको सबसे पहले, आप जिस भी स्टेट की आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, खासकर यूपी और बिहार के मैं कॉन्टेस्ट में बात करूंगा, या उत्तराखंड के, या फिर आपके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या जो भी राजस्थान है, तो उस स्टेट का सिलेबस आप लोगों के पास में होना चाहिए एज पर लेटेस्ट पैटर्न जो अभी करंट में आपका है। सबसे पहले सिलेबस आपके हाथ में, उसकी फोटोकॉपी प्रिंट आपके हाथ में होनी चाहिए या फिर किसी बुक में वो आपके पास होना चाहिए। उसको आप पढ़िए। शुरुआत में सारे बच्चे उसको रीडिंग ही करते हैं, तो आप भी इसको रीडिंग करिए और आकलन करिए अपने अंदर से, ये जो सिलेबस है ये किस तरीके का है, क्या हम इसको, क्योंकि शुरू में सिलेबस भी समझ में नहीं आता है, बहुत सारे टॉपिक सब्जेक्ट अगर आपने नहीं पढ़े, बट ऑल्दो आप एलएलबी करके आए हैं तो बहुत सारी चीजें आपको ऑटोमेटिक समझ में जाएंगी कि आप किन किन क्राइटेरिया को टच करके आए हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो अभी नहीं पढ़े हैं, क्या हम इसको कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। उसको लेकर एक सटीक रणनीति बनाइए। एक प्लेन पेपर पर सारे सब्जेक्टों को नोट करिए, जीएस के अलग नोट करिए, लॉ पेपर्स के अलग नोट करिए, लैंग्वेज के अलग नोट करिए, और उसमें देखिए कि मेजर लॉज कितने हैं, माइनर लॉज कितने हैं, जीएस में कोर सब्जेक्ट कितने हैं, छोटे सब्जेक्ट कितने हैं, करंट कितनी पढ़नी है। कम से कम इस पर आप 2-3 दिन काम करिए। जब यदि आपकी स्टार्टिंग है तो एटलीस्ट एक दिन में नहीं, 1 घंटे में नहीं, 2-3 दिन इस पे बारीकी से स्टडी करिए। उससे आप लोगों को समझने में परिपक्वता आएगी। इसके लिए आप डिफरेंट यूट्यूब चैनल का, मैंने भी बहुत सारी वीडियो बनाई है, उसका
अदर कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का, टारगेट फॉर आईक्यू का, सबकी हेल्प लेकर अपनी रणनीति को और अच्छे से धारदार बना सकते हैं। इसके साथ साथ बच्चों सिलेबस बहुत ज्यादा जरूरी है, उसकी स्टडी करना, और सिलेबस आपकी स्टडी टेबल पर चिपका हुआ होना चाहिए। जहां आप पढ़ते हैं उसके सामने आपके फ्रंट पर सिलेबस होना चाहिए, ये हमारा सिलेबस है, ताकि आप रियलाइज करते रहें कि हमारा सिलेबस वास्तव में है क्या। अब सिलेबस पढ़ने के बाद आपको अपने आप से क्वेश्चन करने हैं, और ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या क्वेश्चन? क्या हम 7 से 8 घंटे अपने इस पढ़ाई को दे सकते हैं? ये बात उन बच्चों, उन विद्यार्थियों, उन एस्पिरेंट्स पर लागू होती है जो अभी जुडिशरी की तैयारी करने का मन बना रहे हैं या फिर तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन आप में से हो सकता है बहुत बच्चे इंटरव्यू दे के आए हैं, मेंस दे रखे हैं, तो वो अपने हिसाब से इस समय को घटा बढ़ा सकते हैं। मींस इट इज अ फ्लेक्सिबल, मैंने एक एवरेज आप लोगों को बता रहा हूं। तो 6 से 7 घंटे अगर आप अपनी स्टडी को दे सकते हैं तो मुझे लगता है कि इट्स एनफ फॉर योर प्रिपरेशन। इससे ज्यादा देने की भी कोई जरूरत नहीं है, ना ही मानसिक तनाव लेने की जरूरत है। अभी इसको लेकर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। क्या हमारी हैंड राइटिंग अच्छी है? बच्चों, मैं YouTube पे ये ऐसी पहली वीडियो होगी, मैं आपको क्लियर कट बता देता हूं, और जुडिशरी के फील्ड में भी पहली वीडियो होगी जो मैं बिल्कुल आपको सच्चाई से बिल्कुल रूबरू करा रहा हूं। ये बिल्कुल सत्य है। यदि आपकी राइटिंग अच्छी है तो डेफिनेटली उसका फायदा होता है। राइटिंग आपकी गंदी है, नॉलेज आपकी अच्छी है, तो डेफिनेटली आपको लॉस होगा ही होगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप खुद से चेक कर लीजिए। एज ए ह्यूमन नेचर, एज ए ह्यूमन, मनुष्य की प्रवृत्ति के अनुसार, यदि आप किसी गंदे व्यक्ति को देखते हैं, भले सी वो उसके कपड़े, ड्रेस, उसका गेटअप कैसा है, और एक अच्छा व्यक्ति साफ सुथरा है, अगर आप दोनों को देखेंगे, आप उसके मस्तिष्क पे मत जाइए, आपकी नॉलेज मत जाइए, बट आपके सोचने का जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसमें डेफिनेटली फर्क आएगा। और यही एग्जामिनर के साथ भी होता है। इट मीन्स कि अगर आपका फॉर्मेट, आपकी राइटिंग, अगर आपका प्रॉपर लाइन, प्रॉपर पैराग्राफ अगर आपका अच्छा है तो एग्जामिनर पर इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, और ये इंपैक्ट आपको सिलेक्शन ही नहीं बल्कि एक अच्छी रैंक भी देता है। तो इसलिए मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि जिन साथियों की राइटिंग बहुत गंदी है, बहुत गंदी है, तो राइटिंग पर जरूर विचार करें। अपनी राइटिंग प्रैक्टिस पर आप इस पे काम करिए। मैं आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स के एग्जांपल दे सकता हूं जिनका सिलेक्शन केवल और केवल इस वजह से नहीं हो पा रहा है अब, क्योंकि उनकी राइटिंग बहुत गंदी है, क्योंकि वो रीडेबल भी नहीं है। एटलीस्ट ऐसी हो कि एग्जामिनर उसको आसानी से रीड कर ले, कॉम्प्लिकेट ना हो। राइट? नंबर 1। नंबर 2, क्या जज बनना वास्तव में हमारा सपना है? एक क्वेश्चन ये, क्योंकि ऐसा होता है कि परिवार में, रिश्तेदारों में, दोस्ती में, स्कूल का फ्रेंड कोई जज बन गया, और आपने उसको देख के एक इंस्टेंट डिसीजन लिया, जबकि आपका डिसीजन पहले से कुछ ना कुछ और फिक्स है, और इंस्टेंट डिसीजन आप ले रहे हैं, और आपने उसकी देखा देख यार मेरे को भी जज बनना है। तो ऐसे डिसीजन हो सकता है कि आपको मन विचलित करें, आपके हृदय पर, आपके मन मस्तिष्क पर इफेक्ट डाल रहे हैं, इसलिए आप डिसीजन को चेंज कर रहे हैं, और बाद में पता चला कि आप इससे भी आपका मोह भंग हो गया, और ऐसे में आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद हो जाएगा। तो पहले ये अपने अंदर देखिए कि आप वास्तव में जज बनना हमारा सपना है या नहीं है। अगर आपका सपना जज बनना नहीं है और आप सो कोल्ड मतलब दिखाने के लिए बस यार बस तैयारी कर रहे हैं, प्री में बैठ रहे हैं, मेंस में बैठ रहे हैं, बस इट्स एनफ, तो मुझे लगता है कि ये आपकी गलत रणनीति होगी। अगर वास्तव में आपके अंदर पैशन है, आपके अंदर इच्छा है, दृढ़ संकल्प है कि हाँ टू एंड डाई एनी हाउ मैं जज बनूंगा, इस तरह का एटीट्यूड है आपके अंदर, तो डेफिनेटली आपको फिर ये तैयारी में लग जाना चाहिए। मींस पैशन भी आपका होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 3। नंबर 4 आप क्या है, क्या आप मानसिक व शारीरिक तौर पर तैयार हैं? इसके लिए मैं बहुत सारी बातें आप लोगों को बताना चाहूंगा, बिकॉज कोरोना के बाद बहुत सारे केसेस मेरे पास आए हैं ऐसे तरीके से। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं मेरे पास में। जैसे मान लेते हैं कि मानसिक का मतलब है कि मन हमारा शांत है, क्योंकि ये जो पढ़ाई है बच्चों, ये मन को शांत करने वाला विद्यार्थी अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसमें कोई झुठलाने वाली बात नहीं है, गुमराह करने वाली बात नहीं है कि परिस्थितियां तो चलो कैसी होती है, विषम परिस्थितियों में भी लोग जज बनते हैं, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन होते हैं। बट मैं ये कह रहा हूं कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो,
आपकी सोशल प्रॉब्लम हो, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम हो, आपकी कोई अदर प्रॉब्लम हो, उस कंडीशन में भी आप कितने स्टेबल हैं, कितने स्टेबल होकर आप फुल्ली कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं आप मेंटली डिस्टर्ब है, घर की किसी टेंशन, कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, उसकी वजह से डिस्टर्ब है और किताब आपने सामने खोल रखी है, तो क्या इट इज अ पॉसिबल कि आप याद कर पा रहे हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा? आप भले से 6 घंटे किताब के सामने बैठे, बट आपके दिमाग में बाहर की बातें, दिमाग में टेंशन, दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं, कोई घर की, सामाजिक, आर्थिक, अलग तरह की बातें चल रही हैं, तो वो बातें आपका मन घेर के रखी है और आपको डिस्टर्ब करनी है, और आपको लग रहा है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं, बट वो एक्चुअल में पढ़ाई नहीं हो रही है। इसलिए आपको मेंटली, मानसिक तौर पर तैयार रहना पड़ेगा। शारीरिक तौर पर क्या, सबसे ज्यादा जरूरी आज की डेट में है अपने आप को हेल्थी, फिट रखना। मान लेते हैं कि आपने 4 दिन अच्छी पढ़ाई करी और 4 दिन पढ़ाई करने के बाद आप बीमार हो जाते हैं। आप गांव से दिल्ली गए पढ़ने, आप गांव से इलाहाबाद गए, आप पटना गए, वहां पर आपको पानी सूट नहीं हो रहा है, आपको खाना प्रॉपर सूट नहीं हो रहा है, आप जैसे तैसे करके अपना टाइम व्यतीत कर रहे हैं, तो आपका बहुत सारा, आपकी बॉडी की एनर्जी, आपके सोचने की चीजें दवाई की और, मेडिकल की और, डॉक्टर की और, प्लस अपनी बॉडी जहां पर आपको अनकॉन्शियस लग रहा है, आप वहां पर गुड फील नहीं कर रहे हैं, बेटर फील नहीं कर रहे हैं, आप पूरा दिमाग उस पर लगा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे पेट खराब होना, वोमिटिंग आना, ठीक है, और जो हड्डियों में दर्द होना, ज्यादा नींद आना, इस तरह से शारीरिक तौर पर आपको देखना है कि आपका शरीर उसके लिए वेल फिट है या नहीं है। और ये बात मैं गारंटी से दे रहा हूं, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स इन बातों पर, ना इन बातों को कोई किसी कोचिंग में बताते हैं, और यदि बताते भी हैं तो हम लोग इसको इग्नोर करते हैं, बल्कि दिस इज द बेसिक पैरामीटर ऑफ एनी एग्जाम, दिस इज द बेसिक, और इन पे अगर अच्छे से काम करेंगे तो हम बहुत आगे रीच कर सकते हैं। लास्ट है, लॉ और जीएस लैंग्वेज पेपर को तैयार कर लेंगे। मतलब इसका बड़ा आसान है। आप में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे कि वो जुडिशरी में सोचकर तो ये आए हैं कि हमारा लॉ अच्छा है, लॉ पेपर हमारे अच्छे हैं, बट सिलेबस में तो जीएस भी है। आपने लॉ पेपर अच्छे से है, इट इज अ वेरी गुड, बट थिंग इज दैट कि जीएस भी तो सिलेबस में है आपका, और सिलेबस में है तो डेफिनेटली आपको पढ़ना पड़ेगा, आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे साथियों का कॉमनली ये रहता है कि मैं इस वाले लॉस को अच्छे से पढ़ लूंगा, इसको थोड़ा इग्नोर कर दूंगा तो भी मेरा काम चल जाएगा, जीएस में थोड़ा इग्नोर कर देंगे, लॉ में अच्छी मेहनत कर लेंगे तो भी काम चल जाएगा। ये आज से 10 साल पहले चीजें ठीक थी, 2015 से पहले, बट नाउ बिकॉज एट दिस टाइम द कंपटीशन इज वेरी हाई, इट इज अ वेरी टफ टाइम फॉर योर एग्जाम, तो इसलिए आपको जज बनने के लिए इन तीनों सब्जेक्टों के साथ भी जस्टिस करना पड़ेगा आपको, लॉ पेपर्स, जीएस पेपर और लैंग्वेज पेपर। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दे देता हूं। हिंदी मीडियम के बच्चों को लैंग्वेज वाले पेपर में, खासकर इंग्लिश ऐसे लिखने में और इंग्लिश हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करने में बहुत डिफिकल्टी आती है, और सेम यही इंग्लिश मीडियम का कोई बच्चा एनएलयू, डीयूसी, आपका अदर यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, तो जो इंग्लिश मीडियम की प्रॉपर यूनिवर्सिटी होती है, अब उन्हें हिंदी में ट्रांसलेशन करने में, हिंदी में शब्द लिखने में, जैसे बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम के, मेरे पास एक केस भी आया था कि वास्तविकता कैसे लिखेंगे, दृढ़ता लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, संशोधन कैसे लिखेंगे, हिंदी में नहीं लिखा जा रहा है, मतलब उस टाइम पे या तो भूल गए, अब बहुत 10 सालों से हिंदी लिखी नहीं है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम्स वहां पर भी दोनों मीडियम के विद्यार्थियों को आ सकती हैं। ऐसे में आप पहले ये देखिए कि आप यहां पर लॉ, जीएस और लैंग्वेज पेपर को आप इंटरव्यू, मेंस, प्री को किसी को भी अवॉइड नहीं कर सकते। आपको तीनों पक्षों को मजबूती के साथ, तीनों चरणों, तीनों फेजेस में तैयार रहना होगा। ये आप लोगों को 5 के 5 पैरामीटर्स आपको अपने अंदर आंसर करने हैं, अपने अंदर क्वेश्चन करके खुद से आंसर करने हैं, क्या हम इन सब पर खरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे। नेक्स्ट, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ये बच्चों मेरा बहुत पहले से एक फार्मूला है, लिखना, पढ़ना, रिवीजन करना। ऑल्दो मैं कई बार ये क्लास में कहता हूं, हमारे माँ बाप के सपने होते हैं, माँ बाप, हमारे जो पेरेंट्स लोग होते हैं, वो हमेशा गांव में कहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, भाई पढ़ लो, अरे पढ़ ले बेटा, पढ़ ले बेटी,
पढ़ ले, देख फलाने का लड़का पढ़ के जज बन गया, फलाने का लड़का पढ़ के अधिकारी बन गया, फलाने का पुलिस में चला गया। ऐसे आपके पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स सबके कहते हैं। बात क्लियर? हमारी मेंटेलिटी भी वही बन जाती है, पढ़ना पढ़ना पढ़ना। ओवरऑल हम स्टडी तो कर रहे हैं, लेकिन हमें इसमें थोड़ा सा रेशनल, थोड़ा सा एनालिटिक तरीके से सोचना पड़ेगा। क्या? कि हमें अपने पढ़ने के पैटर्न को पढ़ना लिखना रिवीजन नहीं, हमें सबसे पहले, अगर आप वास्तव में रियली यू वांट टू बिकम अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो आप लोगों को सबसे पहले राइटिंग यानी लिखने पर फोकस देना है। और लिखने के लिए आप नोट्स मेकिंग करिए, प्री के नोट्स अलग बनाइए, मेंस के नोट्स अलग बनाइए, आंसर राइटिंग करिए, बिकॉज मेंस डिसाइड करता है कि आप जज बनेंगे या जज नहीं बनेंगे। तो इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी इज राइटिंग, सेकंड इज जो लिखा है उसको रिवाइज करिए, नई चीजें नहीं। जनरली हम लोग क्या करते हैं यार, नई नई मैगजीन ले आए, नई नई बुक ले आए, नए बैरेक्ट ले आए, उसको पढ़ते चले गए, एक बार पढ़ा बस, क्योंकि दोबारा ऑब्वियसली उसका पढ़ने का हमारा मन नहीं होता है। एज ए ह्यूमन नेचर हम लोग उसको अवॉइड करते हैं, और यही अवॉइड हमारे लिए घातक सिद्ध होता है। तो इसलिए आपको लिखना, लिखने के बाद रिवीजन, और रिवीजन करने के बाद फिर आपको पढ़ने की ओर जाना चाहिए। ऑल्दो ये सारा प्रोसेस ही पढ़ना है, पर वास्तव में रीडिंग एक्स्ट्रा, जब आपको लग रहा है आपने लिख ली हैं चीजें, आप उसका रिवीजन कर रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ गलती है, रिवीजन करिए, और बाद में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैक्ट, उससे संबंधित चीजों को तब आप जाके रीड करिएगा। इट इज क्लियर? तो ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट फॉलो करना पड़ेगा यदि आपको अपने माँ बाप के सपने और अपने सपने पूरे करने हैं तो। सेकंड, अगर हम देखें बच्चों, ये 4 पॉइंट मैंने और बनाए हैं। इन 4 पॉइंट्स पे अगर आप देखेंगे तो मैंने लिखा है पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्लस बेरेक्ट, लेटेस्ट जजमेंट और प्रैक्टिस। ये 4 चीज ऐसी हैं आपके एग्जाम के लिए विच इज द मेजर 4 पिलर्स फॉर जुडिशियल एग्जाम। तो ये 4 चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहले आप पीवाईक्यू, प्री के भी अलग, मीन्स के भी अलग, उनका एनालिसिस करिए, उनको नोट करिए, जो क्वेश्चन आपसे नहीं आता है उनके वन लाइनर बनाइए, सिनॉप्सिस बनाइए और उसका आकलन करिए। और एटलीस्ट 10 ईयर के आप लोगों को करने पड़ेंगे, एटलीस्ट 10। और इसका एक तरीका है कि वीकेंड पर एक टेस्ट पेपर आप कोशिश करिए, एक टेस्ट पेपर वीकेंड पर, वीकेंड मतलब एक सप्ताह में एक बार करने की कोशिश करिए आज से ही। सेकंड, बेरेक्ट आपके पास जरूर होने चाहिए, जो भी आपका सिलेबस है उन सभी सिलेबस के बेरेक्ट आप लोगों के पास जरूर होने चाहिए हर हालत में, एनी हाउ। और कोशिश करिए डिग्लोट रखिए। इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों से भी, जो विद्यार्थी डीयू, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, बैंगलोर या फिर पटना से एनएलयू जहां भी पढ़े हैं, एमआईटी लो या किसी भी कॉलेज में पढ़े, लखनऊ यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या बीएचयू से पढ़े, मैं उन्हें भी रिकमेंड कर रहा हूं ये बात कि आप बेरेक्ट हमेशा डिग्लोट में रखिए। उससे आप लोगों को ट्रांसलेशन और बहुत सारी बातों में आपको उससे मदद मिलेगी। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि हमेशा एक लैंग्वेज के बेरेक्ट फ्रेम में मत रखिए अपने दिमाग में, दोनों लैंग्वेज के रखिए और उनको बार बार रिवीजन इंडेक्स का करिए। मैं आगे बताऊंगा अभी आपको टाइम मैनेजमेंट में। प्लस लेटेस्ट जजमेंट, लेटेस्ट जजमेंट के लिए आप लाइव लो, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, प्लस सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट और तरह तरह की खबरों पर भी पैनी नजर रखनी है। लेटेस्ट जजमेंट आपको एक होनहार नहीं बल्कि आपको एक सर्वश्रेष्ठ लॉ विद्यार्थी तो बनाएगा ही बनाएगा, सर्वश्रेष्ठ जज भी आपको बनाएगा। इसलिए आपको, यदि आप जज बन जाते हैं तो जज भी आप किसी पुराने ओल्ड जजमेंट के आधार पर ही जजमेंट जो हैं वो दिए जाते हैं। तो इसलिए आपके पास लेटेस्ट जजमेंट का भंडार होना चाहिए और पैनी नजर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर होनी चाहिए, और उन्हें आपको अपने ओपिनियन के आधार पर अपने दोस्तों, अपने पेरेंट्स, अपने सीनियर, अपने जूनियर के साथ डिस्कस भी करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। कि प्रैक्टिस क्या है बच्चों? प्रैक्टिस मींस यहां से 2 बातों से, मींस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और एंड रिवीजन, बोल बोल के रिवीजन करना है। यानी कोई चीज आप पढ़ रहे हैं, बेरेक्ट पढ़ रहे हैं, जीएस में कुछ पढ़ रहे हैं, तो बोल बोल के रिवीजन करिए, दिस इज द प्रैक्टिस। एंड सेकेंड इज आप मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए, और एटलीस्ट ज्यादा भी नहीं तो कम से कम 15 से 20 पेज आपको डेली, मेरे हिसाब से आपको ओवरऑल का मतलब ये क्लासरूम को जोड़ लो, 4-5 पेज जो आप क्लासेस ले रहे हो, कोचिंग ले रहे हो, प्लस आपको टीचर लोगों ने जो होमवर्क दिया वो जोड़ लो,
प्लस खुद से प्रैक्टिस करिए ओवरऑल पर डे। ऐसा नहीं कि सिटिंग करके तब लिख रहे हैं हम लोग, जब आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूं, और जो मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो तो केवल इसकी कर ही सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 15 से 20 पेज आपको डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी ही होगी, करनी ही होगी, करनी ही होगी। इसमें कोई अगर मगर की बात नहीं, कोई अगर मगर की बात नहीं। ये आपको, आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं अरे यार नोट्स नहीं बना रहे, अरे यार लिख नहीं रहे, यार डायरेक्ट पढ़ ले रहे हैं, लिखने से क्या होगा, याद तो है, लिख देंगे एग्जाम में। दिस इज बैड थिंग, गलती हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा भाई। और नुकसान ये होगा कि फिर फेल हो जाएंगे और पता नहीं कि दोबारा से नोटिफिकेशन कब आएगा, और तब तक और कंपटीटर आपके बगल में तैयार हो जाएंगे, आपके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाएंगे। इसलिए इसमें कोई भी आपको रिस्क नहीं लेना है एक एक चीज का। और मैं कोई आपको डरा नहीं रहा हूं, पर मैं सच बताऊं आपको कि अब कंपटीशन इतना बढ़ गया है, आप सोच नहीं सकते। आप अपने आप से पूछिए कि आज से 10 साल पहले आपके आसपास कितने लॉ कॉलेज थे, आपने कितने कॉलेजेस का नाम सुना था। और अब आप देखेंगे अब जगह जगह पर लॉ कॉलेजेस इतने, स्टूडेंट्स इतने बढ़ रहे हैं, बिकॉज जुडिशरी में अब बहुत भीड़ जो है आने वाले सालों में। इसलिए आपको एक एक बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, एक एक पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपने थोड़ी सी भी, जरा सी भी चूक की, आप बाहर, ये आप ध्यान रखिए। ये ओलंपिक समझ लीजिएगा आप अपना। नेक्स्ट, टाइम को बांट लें, टाइम डिस्ट्रीब्यूट द टाइम, टाइम को भाई बांट लें। ऐसा नहीं कि भाई बस अपने हॉस्टल में है, किराए के कमरे पर रह रहे हैं, वहां पर हैं, या कहीं पर भी रह रहे हैं, घर पे रह रहे हैं, बस जो मन करा उठा लिया, लॉ पेपर्स उठा लिए, जीएस पेपर, जीएस की कोई बुक उठा ली, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पता चला 7 दिन तक एक ही चीज पढ़ रहे हैं। नो भाई, मैनेजमेंट, प्रकृति ने हमें जो शरीर दिया है ये भी मैनेजमेंट के आधार पे चलता है। आप सुबह को डिनर नहीं कर सकते, आप ब्रेकफास्ट ही करेंगे भाई। सुबह को आपको पता है आपके खाने की चीजें कैसी होती हैं, दोपहर जब आप लंच करते तो आपकी चीजें कैसी होती हैं, और शाम को कैसी होती है। इसी तरह से आप सुबह को किस तरह के कपड़े पहनते, शाम को किस तरह के कपड़े पहनते, तो ये प्रकृति पर ही निर्भर करता है। और प्रकृति ये हमें बताती है कि स्टडी के लिए भी आपको अपने टाइम को अपनी स्टडी के अनुकूल बांट लेने चाहिए। कि लॉ पेपर्स, जीएस पेपर और लैंग्वेज को डिफरेंशिएट करके कर लीजिएगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं, लैंग्वेज पेपर को तो छूते भी नहीं है। कब छूते हैं? जब एग्जाम बिल्कुल सर पर आ जाता है, और वो भी मेंस एग्जाम, और पता चलता है उन्हें वहां पर बहुत टेंशन होती है, और उस टेंशन के चक्कर में वो जीएस और लॉ में भी नुकसान कर लेते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे, आप मुझे कमेंट करके बताइए, ये फेस होता होगा आप लोगों को जब मेंस देने जा रहे हैं। मान लेते हैं आप में से किसी बच्चे का मेंस है और लैंग्वेज का पेपर आज से ठीक 15 दिन बाद है, और वो इसकी टेंशन कर रहा है, तो इस टेंशन का इंपैक्ट पता है वो लैंग्वेज पेपर पे तो पढ़ ही रहा है, बट उससे ज्यादा पढ़ रहा है जीएस और लॉ, क्योंकि वो उसका माइंड स्टेबल नहीं है, बिकॉज उसका मन शांत नहीं है। इसलिए आपको आज से ही लॉ पेपर्स, जीएस पेपर और लैंग्वेज पेपर के लिए प्रॉपर टाइम को बांट लेना चाहिए कि हम इतने घंटे लॉ पेपर्स को देंगे, इतने घंटे जीएस को देंगे, और इतना समय लैंग्वेज को देंगे। और ये कोई बांट कर नहीं देगा आपको खुद, दिस इज योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो इसको खुद आपको बांटना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे पहले हम लॉ पेपर्स में कर लेते हैं। लॉ पेपर्स को आप कैसे डिवाइड करेंगे? जैसे मेजर लॉज को एक तरफ निकाल लीजिए, जैसे बीएनएस, बीएसए, बीएनएसएस, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट, जो बड़े लॉज हैं उन्हें एक तरफ निकाल लीजिए। दिस इज द कोर सब्जेक्ट, मतलब ये सभी जुडिशरी में आते हैं तो कोर सब्जेक्ट है। फिर माइनर लॉज निकाल लीजिएगा, छोटे छोटे लॉज जो हैं आपके वो निकाल लीजिए, टीप सोगा हो गया, एनआई एक्ट हो गया, या अदर एक्ट हो गए। फिर उनके भी 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि इन सबको निकालने के बाद अपने मेजर लॉज को तैयार करिए 1 बाय 1, इसी के साथ एक माइनर एक्ट ले लीजिए, और डेली रीडिंग के साथ, नोट्स मेकिंग के साथ एमसीक्यू भी डेली प्रैक्टिस करिए। और डेली चाहे एक ही क्वेश्चन लिखें, आपको मेंस आंसर राइटिंग भी करनी पड़ेगी। अगर आप इग्नोर करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। यानी ये चारों चीजें पैरेलल आपको करनी है, अदरवाइज आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके बाद जीएस में, बच्चों जीएस में भी यही होता है, क्योंकि जुडिशरी में बच्चे जो डरते हैं वो जीएस पेपर के लिए डरते हैं, आप लोगों को पता है। तो जीएस पेपर से बचने के लिए, अब जीएस में भी कोर सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मेजर लॉ होते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज द कोर सब्जेक्ट एंड जनरल साइंस। तो इन सब्जेक्टों को आपको ज्यादा समय देना पड़ेगा।
इन्हें रीडिंग करनी है, नोट्स मेकिंग करनी है, एमसीक्यू बनाने और मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। और इसकी हेल्प के लिए जीएस और लॉ पेपर्स के लिए पीवाईक्यू आप सोल्व करिए, उससे आपको आकलन हो जाता है कि जीएस पेपर का पूछने का पैटर्न क्या है। इसके साथ जीएस में सबसे बड़ा रोल है बच्चों लीगल एंड करंट अफेयर का। तो करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बिहार, उत्तराखंड, यूपी में। तो करंट अफेयर आप लोगों को शुरू से ही उसके टच में रहना है। डेली न्यूज़पेपर तो पढ़ना है, साथ ही साथ टारगेट फॉर आईक्यू की करंट अफेयर की क्लासेस फॉलो कर सकते हो, या फिर अदर जहां भी आपको बेस्ट लग रहा है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप हमारा ही फॉलो करिए, दिस इज योर चॉइस। तो करंट अफेयर भी आपको, क्योंकि ये प्री और मेंस दोनों में इसका रोल रहता है, और करंट अफेयर आपके इंटरेस्ट को और बढ़ाएगा, आपको अवेयर भी करेगा। तो ये साथ ही साथ स्टैटिक पार्ट भी बहुत सारा आता है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इनका भी तो मेंस में भी काम करते हैं। स्टैटिक पार्ट्स में बहुत याद रखना है, जैसे बुक्स, दिवस, पर्सन, प्लेस, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्री एज वेल एज योर मेंस एग्जाम। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना। इसके साथ साथ जैसे लैंग्वेज में क्या होता है, बहुत हम लोग ये सोचते हैं कि यार चलो पेपर आएगा तो कर लेंगे, बट वो होता नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसलिए आप पहले अपने थोड़ा सा बेसिक पे काम करिए। बेसिक मतलब ट्रांसलेशन, जैसे हम लोग टेंस और एक्टिव, पैसिव, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट जो हम लोग ट्रांसलेशन में यूज करते हैं, वोकैबुलरी थोड़ी स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो जब हम धीरे उस पर काम करेंगे, बेसिक हमारा थोड़ा सा अच्छा होगा। और ये चीज तो हमारे अपने लिए भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि एग्जाम में तो हम करेंगे, बट हमारे लिए भी हमारी लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग करेगा, हम कम्युनिकेशन अच्छे से कर सकते हैं, हमारी नॉलेज इनहेंस होगी। और फिर इस बेसिक के साथ आप जिस दिन से बेसिक करें उसी दिन से प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस इंसान को ज्यादा जल्दी सिखाती है। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं आपको, मान लेते हैं कोई राजमिस्त्री है, मकान बनाने वाला। अब उसके मकान बनाने वाले राजमिस्त्री को या किसी दर्जी को, जो टेलर होता है, क्या आप उसे बताइए मुझे, क्या उसे थ्योरी करने को दे दी जाए तो गलतियों पे काम कर सकता है? आंसर इज नॉट। बट यदि उसको प्रैक्टिकली बिल्डिंग्स बनवाएं, प्रैक्टिकली कपड़े सिलेगा दर्जी, तो गलतियां होंगी तो वो अगले उस पर जल्दी से रिकवर करके काम कर सकता है। और यही चीज विद्यार्थी पर भी होती है। विद्यार्थी पढ़ने से ज्यादा गलतियां सही नहीं कर सकता, लिखने के बाद यदि उन्हें पढ़े और उनका रिवीजन करें तो ज्यादा गलतियां जो है वो उन पर इंप्रूव कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं राइटिंग इज द मस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर जुडिशियल एग्जाम। अगर आप लिखेंगे नहीं तो आप अच्छे जजमेंट भी नहीं दे सकते हो। तो इसीलिए आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस आप पहले दिन से स्टार्ट कर दीजिएगा, भले से आपके 0 नंबर आ रहे हैं, गलतियां बहुत आ रही है, धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखना 1 महीने में आपका लेवल कहां होगा। और वोकैबुलरी पे काम कर लीजिएगा। वोकैबुलरी में इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों से भी कह रहा हूं, हिंदी मीडियम वालों से भी कह रहा हूं, ये आपको प्री में काम करेगा, ये आपको मेंस में काम करेगा, ये आपको इंटरव्यू में भी काम करेगा। हो सकता है आप हिंदी मीडियम के हो, इंटरव्यू पैनलिस्ट इंग्लिश लैंग्वेज के, आप अपनी बात हिंदी में बता रहे हैं, तो वो आपसे भले से सेटिस्फाई है, बट दे आर कंफ्यूज्ड कि यार इसने हिंदी में बताया और उनके पास समय नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को उन्हें और भी लेना है, तो इसका नुकसान भी आपको भुगतना पड़ेगा। सेकंड, मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों से भी कह रहा हूं कि पैनलिस्ट क्या होते हैं, कभी कभी हिंदी में कोई पैनलिस्ट 5 पैनलिस्ट में से 4 में से एक हिंदी मीडियम का है, आप प्रॉपर इंग्लिश में बात कर रहे हैं, हिंदी में आप नहीं समझा पा रहे हैं कोई चीज, तो वहां पर भी आपको लॉस उठाना पड़ सकता है। और ये चीज जब आप जज बन जाएंगे तो आम जनता हिंदी में बात कर सकती है, एडवोकेट या कोई आपसे इंग्लिश में बात कर सकता है। तो अपने दिमाग से ये निकाल दीजिएगा सारे बच्चे कि हम हिंदी मीडियम के हैं तो भाई हिंदी मीडियम ही रखना पड़ेगा तो हमारा काम हो सकता है, इंग्लिश मीडियम के तो इंग्लिश मीडियम रखना पड़ता तो हमारा काम हो सकता है। नो, आपको दोनों लैंग्वेज का बोलने, कन्वर्सेशन प्लस वोकैबुलरी, ट्रांसलेशन आपके परफेक्ट भी नहीं तो एवरेज से ज्यादा होने चाहिए। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो जुडिशरी की तैयारी करिए। इसके अलावा आपको मैं टाइमिंग बांट देता हूं, जैसे वीडियो की शुरुआत में बताया था। एटलीस्ट एक कॉमन स्टूडेंट्स को ये डिपेंड करता है सर्कमटेंस कैसी हैं, परिस्थितियां कैसी हैं, पर डेली 4 से 5 घंटे विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, ओनली फुल्ली विद कॉन्सेंट्रेशन, आपको 4 से 5 घंटे अपने लॉ पेपर्स को देने। और लॉ पेपर्स को मैंने बताया मेजर लॉ, माइनर एक्ट में बांट लीजिएगा। इसके साथ साथ आपको 2 से 3 घंटे, अगर बिहार और यूपी के कॉन्टेस्ट में कह रहा हूं बच्चों, उत्तराखंड के कॉन्टेस्ट में 2 से 3 घंटे आप जीएस पेपर को दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। और लैंग्वेज के लिए आप कम से कम 1 घंटा, अगर डेली भी ना हो तो अल्टरनेट डे पर, अल्टरनेट डे हो तो वीकेंड पर आप लैंग्वेज पेपर को भी दीजिएगा। इसके साथ साथ डेली 10 से 15 मिनट न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए। वो आपको सेल्फ रियलाइजेशन, ओपिनियन बनाना, अवेयर रखना,
आपको बहुत जानकारी देगा। आपको ये पता रहेगा कि दुनिया में क्या चल रहा है। उससे बहुत, न्यूज़पेपर पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि चीजें याद होती हैं। न्यूज़पेपर हमें हेल्प करता है फॉर द लर्निंग, फॉर द रिमेम्बरिंग, फॉर द नॉलेज। ये आप लोग याद रखें। और फिजिकल एक्सरसाइज मैंने पहले ही बताया था कि जो तैयारी करने का मतलब पढ़ना नहीं है, तैयारी करने का मतलब लिखना नहीं है, तैयारी करने का मतलब कोचिंग ज्वाइन करना नहीं है, तैयारी करने का मतलब किताबें बुक्स खरीदना, नोट्स बनाना नहीं है। तैयारी करने का मतलब है आपको वेल प्रिपेयर रहना है, वेल फिट रहना है, और उसके लिए मस्ट है फिजिकल एक्सरसाइज। आप चाहे घर पर हैं, बाहर हैं, कैसे भी करके आप, बहुत सारी लड़कियां तो खैर जनरली इतना, मान लीजिए कोई लड़की है तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है सुबह शाम एक्सरसाइज करना, बट फिर भी अगर ट्राई टू एक्सरसाइज कि आप जितना एक्सरसाइज कर सकते हैं घर में कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, अपनी हैबिट में लाइए। थोड़ा बहुत वॉक करिएगा तो उससे क्या होगा, बॉडी में फैट इकट्ठा नहीं होगा। फैट इकट्ठा नहीं होगा तो आपको नींद कम आएगी, आप चुस्त दुरुस्त रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, अच्छे से चीजें सीखेंगे, पढ़ेंगे तो याद कर पाएंगे, और फिट रहेंगे तो अच्छे से आप स्वस्थ रहेंगे। अगर बीमार हो जाते हैं, सपोज दैट अगर आप बीमार हो गए, 7 दिन का बीमार होने का मतलब है ठीक 7 7 49 दिन पीछे जाना। मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति 7 दिन पीछे है तो उतने दिन से मल्टीप्लाई कर लो और माइनस कर दो, सीधा वो 49 दिन अपनी प्रिपरेशन से पीछे चला जाएगा। ये मैं गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि बाकी लोग आगे बढ़ चुके हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप बीमार होने से बचेंगे। और एक्सरसाइज, आपके बॉडी, जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो न्यू हार्मोन्स डेवलप होंगे, आपके न्यू सेल्स डेवलप होंगे, आप एनर्जेटिक सोचेंगे, इनोवेटिव माइंड रहेगा, साइंटिफिक तरीके से चीजों को याद करेंगे और मोटिवेट रहेंगे। इसलिए प्लीज आप 30 मिनट लगभग एक्सरसाइज करें, इसको अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ वीकेंड पर एक ऑफ रख सकते हैं। ये ऑफ रखने वाली कंडीशन ये है कि आप अभी तभी ऑफ रखिए जब आपके एग्जाम की डेट नहीं आई है। मतलब अभी आपके एग्जाम अगर नहीं है तो आप ऑफ रखिएगा रेगुलर स्टडी में, और यदि एग्जाम डेट आ गया है तो फिर इसमें कंप्रोमाइज मत करिए। आप प्लीज ऑफ मत रखिए अपना, फिर अपने फुल्ली कॉन्सेंट्रेशन और योर स्टडी, तो आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ओनली रिवीजन। इस टाइम टेबल के साथ साथ, हालांकि जीएस में जब पढ़ने तो भी रिवीजन पे ध्यान देना है, लॉ पे भी देना है, बट फिर भी आपके माइंड में एक फिगर आउट होनी चाहिए कि नाउ एट दिस टाइम फॉर मी ओनली फॉर द रिवीजन। यानी ये जो समय है, मैं शाम को 8 से 9 या सुबह 4 से 5 या सुबह 7 से 8, जो भी आपको विच यू बेटर, तो आप उससे चूज कर सकते हैं कि उस समय मुझे केवल रिवीजन करना है, मुझे कुछ नया पढ़ना ही नहीं भाई, मुझे बस रिवीजन करना है, तो आप रिवीजन करिए। और बहुत सा मैंने बताया था, मैं आगे चल के बताऊंगा, कंप्लीट 1 बाय 1 सब्जेक्ट, मतलब एक एक सब्जेक्ट को एक 1 बाय 1 करिए। पहले एग्जाम्पल के तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन कर लिया, चलो ठीक, फिर कॉन्स्टिट्यूशन से अगला करिए, टीपीए करिए, कॉन्ट्रैक्ट करिए, सीपीसी करिए। इस तरीके से पहले एक एक सब्जेक्ट को करिए। हु आर बिगिनिंग स्टूडेंट्स, जो अभी स्टार्टिंग में है, तो एक एक करके करिए। और रिवीजन का भी यही रखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन को पहले निपटा लेते हैं, सीपीसी को निपटा लेते हैं, उससे कोलैप्स होने से बचेंगी चीजें। फिर डेली बेयर एक्ट इंडेक्स रिवीजन। बट डेली बेयर एक्ट इंडेक्स रिवीजन, जैसे आज मान लेते हैं आज संडे है, तो संडे में एक बेयर एक्ट का केवल इंडेक्स, इंडेक्स मतलब पूरा बेयर एक्ट नहीं, केवल इंडेक्स, जो शुरू में पेजेस दिए होते हैं उसे इंडेक्स, कौन से सेक्शन में क्या है, कौन से सेक्शन में, इतने रिकॉल करने से आपकी कम से कम बेसिक मजबूत होगा और चीजें याद करने की कैपेसिटी आपकी बढ़ेगी। और बेयर एक्ट इंडेक्स रिवीजन से आपका लगभग 50%, आप 50 to 60% सिलेबस आपके कंट्रोल में होगा। इसलिए बेयर एक्ट रिवीजन बहुत है। और जैसे पूरी साइकिल घूम के आ रही है 7 दिन की, तो 7 के 7 दिन, मान ली 6 दिन आप स्टडी करते हैं, तो 6 दिन में 6 बेयर एक्ट के इंडेक्स केवल रीडिंग करिए। आप ये मत सोचिए यार मेरे को याद करना है, आप ये सोचिए बस केवल रीडिंग करना है। जैसे अगर हम धार्मिक चीजों की देखें तो आप धार्मिक चीजें की, जैसे हनुमान चालीसा है, बहुत सारे मुस्लिम बच्चे होंगे तो कुरान की आयतें वो याद करने थोड़े बैठते हैं, हम लोग याद करने थोड़े बैठते हैं। जैसे आरतियां होती हैं तो आरती हम लोग गाते हैं, तो वो याद करने थोड़े बैठते, जब बार बार गाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, तो याद हो जाती है। इसलिए इंडेक्स भी इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी हैबिट में ले आइए। हार्डली 10 मिनट लगेगा आपको रीडिंग करने में। और इसके साथ साथ डिस्कशन विद योर फ्रेंड्स, टीचर्स एंड सीनियर्स। समय समय पर अपने टीचर्स, फ्रेंड्स से अपनी गलतियों के आकलन के लिए, अपने मोटिवेशन के लिए, अपने मार्गदर्शन के लिए आप उनसे जरूर डिस्कस करें। किसी भी परेशानी, किसी भी विपत्ति में तो आप ज्यादा से ज्यादा प्लीज डिस्कशन करें। डिस्कशन से क्या होगा कि हम लोग पढ़ते पढ़ते कभी कभी डिमोटिवेट होने लगते हैं, कभी कभी मोरल डाउन होने लगता है, कभी परिस्थितियां ऐसी कि हम टेंशन में आने लगते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमारे साथ आने लगती हैं बच्चों। तो ऐसी स्थिति में हमें उस समय पर अपने आप को उन परिस्थितियों से मूव ऑन करने के लिए
अपनी पर्सनल बातों को, अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को, अपनी सोशल प्रॉब्लम्स को अपने दोस्तों, पेरेंट्स, टीचर, माँ बाप या फिर सीनियर के साथ डिस्कशन कर लेना चाहिए। उससे भी बहुत सारे रास्ते आपके खुल जाते हैं और वो मदद करते हैं, और मोटिवेशन के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। प्लस ट्राई टू गो कोर्ट वंस ए मंथ। अब सुप्रीम कोर्ट का काफ़ी आप लोग देख रहे हैं, गुजरात हाई कोर्ट का स्टे लग गया है, तो आने वाले समय में ज़रूर डेफिनेटली यही होगा कि एक्सपीरियंस, एडवोकेसी एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो यू आर एलिजिबल फॉर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो एटलीस्ट 2-3 साल का, और उसके लिए बेसिक उसका यही है कि कम से कम जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्हें कोर्ट और कचहरी की जानकारी हो कि प्रोसीडिंग क्या होती है, एडवोकेसी क्या होती है, सिविल केस क्या होते हैं, क्रिमिनल केस क्या होते हैं। तो किताबों से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ये चाह रहा है। तो कम से कम 1 महीने में एक बार, ज़्यादा भी नहीं तो आपको यू शुड गो टू एनी कोर्ट एंड कचहरी, ताकि आप देख सकें, ऑब्जर्व कर सकें क्या चीज़ें और सीख सकें बहुत सारी चीज़ें। मैं रेगुलर नहीं कह रहा हूँ, बड़ा डिफिकल्ट होता है, और जो लोग तैयारी मतलब एडवोकेसी करते हैं उनके लिए मेरा सलाम है स्पेशल। जो ऐसे बच्चे, जो ऐसे साथी, जो लड़कियां लड़के पढ़ाई के साथ साथ कोर्ट कचहरी को भी मैनेज करते हैं, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। तो मैं उनको पर्सनली बड़ा मानता हूं कि ऐसी परिस्थितियों में भी वो अपनी पढ़ाई को मैनेज करके रखे हैं। तो जो लोग नहीं जाते कोर्ट, 1 महीने में एक बार एटलीस्ट या 2 बार आप जरूर जाइएगा, और कोशिश करिएगा ट्राई टू मीट जज। किसी भी सिलेक्टेड जज से बात करें, कोई रिलेटिव से, कोई दोस्त है, कोई गांव का, कोई पड़ोस का, कोई इसका, और नहीं भी है किसी की जानकारी में कोई, तो आप यूट्यूब से बहुत सारे सिलेक्टेड जजेस के इंटरव्यू हैं, वो सप्ताह में एक बार जरूर देखिए, 15 दिन में एक बार जरूर देखिए। टारगेट फॉर IQ पे भी आपको सैकड़ों इंटरव्यू मिल जाएंगे, मॉक इंटरव्यू, सक्सेस स्टोरी, जहां से आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा, और आप तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि इनकी स्थिति, इनकी परिस्थिति हमसे भी बदतर थी, हमसे भी ज्यादा खराब थी, तब भी दे आर नाउ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो आप लोगों को उनसे मोटिवेशन लेना है, और ये 15-20 दिन में एक बार जरूर देखना है, ठीक है। इसके साथ साथ धैर्य रखें, हताश ना हो, प्लीज डोंट डिस्पेयर। और अगर आप धैर्य रखेंगे, हताश नहीं होंगे, तो फिर आपको कोई हराने वाला नहीं है। कहते हैं ना, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो अपने मन को जीते जीत रखना है, गिव अप नहीं करना है आप लोगों को, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके साथ साथ जब इन सब बातों को आप लोग कर लेंगे प्यारे बच्चों, तो एक दिन फाइनली एक PDF आएगी, फाइनल लिस्ट। जब आप प्री मेंस इंटरव्यू देंगे, और इंटरव्यू दे के अचानक से आप अपनी फैमिली में बैठे होंगे, कहीं रास्ते में होंगे, कहीं बाहर होंगे, एक PDF आपके फ़ोन में आएगी कमीशन की, और उस PDF में आपका नाम और आपका रोल नंबर होगा। और वो रोल नंबर, वो नाम और वो PDF आपके जीवन की सबसे बड़ी उपाधि होगी, आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशियां होंगी, जो आपने अपने जीवन का सेक्रीफाइस दिया है, जो आपने अपनी इस एज में जब आपको एंजॉय करना चाहिए था, जब आपको पिकनिक मनानी चाहिए था, तब आपका वो PDF आपकी सारी उन मेहनत का, उस हार्ड वर्क का, उस स्ट्रगल का एक ऐसा सर्टिफिकेट होगा जो जिंदगी के आने वाली 3 जनरेशन आपके परिवार के आपको बड़े प्राउड नाम और आपके फेम, आपके रेस्पेक्ट के लिए जानी जाएगी। और आप तब सोसाइटी के लिए एग्जाम्पल नहीं बनोगे, तब जैसे ही उस PDF में नाम होगा, तो यू आर बिकम एन आइडियोलॉजी फॉर योर सोसाइटी। आप एग्जाम्पल नहीं बनोगे, बल्कि एक विचारधारा बन जाएंगे। आपके संघर्ष, आपके हार्डवर्क, आपके पेशेंस के लिए लोग चर्चाएं करेंगे, और इसीलिए तो आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। तो इसलिए, और आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। मैं आपके साथ हूँ, धीरे समय समय पर ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। किन किन टॉपिक्स पे आप लोगों को और वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, और बहुत कुछ आप लोगों ने इस वीडियो से सीखा होगा। अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ज़रूर ध्यान रखिए। उनके सपनों के लिए आप घर छोड़कर बाहर आए हैं, तो याद रखिए, खाली हाथ नहीं जाना है, जाना है तो जज बन के ही घर जाना है। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।